क्लासेस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। तो हालांकि आप लोग जैसा कि जानते हैं, मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी को क्लास 10 NCERT मैथ्स बुक के सारे सॉल्यूशन मिल जाते हैं और पहले से सारे वीडियोस अपलोड है। मैंने आप लोग का बुक जो है वो 2 बार कंप्लीट करवा चुकी हूँ, लेकिन मुझे फिर भी लगा कि अगर मैं फिर से अच्छे से आप लोग के लिए वीडियो लाऊं तो आप लोग के लिए बेहतर होगा, नए स्टूडेंट्स के लिए जो नए हैं इस सेशन में। तो आप लोग प्लीज हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर सकते हैं। और हाँ, एक बात ये कहना चाहूंगी कि अगर आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कहाँ प्रॉब्लम होता है, मैं उससे पढ़ के उसे सॉल्व करने की कोशिश जरूर करूंगी। या फिर आप लोग हमारे इस चैनल के साथ एक इंस्टाग्राम का अकाउंट है, उसमें भी जाके आप लोग फॉलो कर सकते हैं, वहां भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम अकाउंट का। तो चलिए अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। तो सबसे पहला जो एक्सरसाइज है वो हम लोग 1.1 को ही देखेंगे और इस चैप्टर का नाम है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले चैप्टर को समझने के पहले हम लोग उसके ऊपर कुछ सूत्र को देखेंगे, यानी चैप्टर में काम आने वाले कुछ सूत्र हैं उसको देखेंगे और कुछ बेसिक चीजों को समझ लेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने नीचे के क्लास में पढ़ा ही होगा, भाजक, भाज्य, शेषफल और जैसा कि भागफल आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, लेकिन फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। उससे एक सूत्र है, उसे हम लोग समझेंगे और आप लोग को वो सूत्र याद रखना है। तो चलिए पहले कुछ संख्या लेते हैं, जैसे कि ले लेते हैं 7। ठीक है, इस 7 को हम लोग अगर 3 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे शेषफल बच जाएगा 1। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, सभी जानते होंगे, ये जो 2 है ये भागफल कहलाएगा, 1 जो है शेषफल कहलाएगा। ये सभी ऑलमोस्ट सभी को पता होता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट का कहना है कि भाजक और भाज्य क्या है वो उन्हें समझ में नहीं आता है। देखिए, भाजक हो गया 3, यानी जिस संख्या से हम किसी भी दूसरे संख्या को भागा देते हैं उसको हम लोग कहते हैं भाजक, यानी 3 जो है वो भाजक कहलाएगा। ठीक है, भाजक। ठीक है, ये भाजक को हम लोग सूचित करते हैं b से। 7 को हमने भागा दिया है, जिस संख्या को भागा दिया जाता है उसे हम लोग कहते हैं भाज्य। ठीक है, और इसे हम लोग सूचित करते हैं a से। 2 को तो आप लोग पता ही है, इसको हम लोग कहते हैं भागफल और इसको सूचित किया जाता है b से। और ये है शेषफल, इसको सूचित करेंगे हम लोग r से। सॉरी, ये जो भागफल है इसको हम लोग सूचित करेंगे q से। ठीक है, तो देखिए आप लोग को भाजक क्या है, भाज्य क्या है, भागफल शेषफल के साथ साथ हमें इसके जो सूचित अल्फाबेट है उसको भी याद रखना पड़ेगा। भाज्य को a, भागफल को q और भाजक को भी, शेषफल को r कहते हैं। ठीक है, अब बात आता है कि इसमें से एक हमें सूत्र निकालना है। सूत्र कुछ इस प्रकार होगा कि जो भाज्य है, अगर हमें भाज्य निकालने के लिए कह दिया जाए और हमारे पास भाजक, भागफल और शेषफल है तो हम लोग भाज्य को कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास एक सूत्र निकल के आ जाएगा, a बराबर यानी भाज्य बराबर, यानी हमें 7 निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 3 को 2 से गुना करेंगे और उसमें 1 को जोड़ देंगे, यानी भाजक को भागफल से गुना करेंगे और शेषफल जोड़ देंगे, यानी b इंटू क्यू प्लस r। b इंटू क्यू प्लस r, ये हो गया एक सूत्र। ये सूत्र आप लोग को हमेशा याद रखना है, इस चैप्टर को बनाने में काम आएगा। तो और एक मैं चीज कहना चाहूंगी, ये जो r है यानी शेषफल है r, वो कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा, 0 के बराबर हो सकता है। ठीक है, 0 के बराबर हो सकता है लेकिन छोटा नहीं होगा, r हमेशा बड़ा होगा 0 के। यानी सीधी सीधी बात है कि r का जो मान है वो कभी माइनस में नहीं आएगा, -2, -3 नहीं आएगा। ठीक है, 0 से हमेशा बड़ा आना चाहिए। और अगर आपका जो आंसर है यानी जो शेषफल है वो अगर माइनस में आता है, यानी आप लोग को समझ जाना है कि आपका सॉल्यूशन गलत है, आप लोगों ने कहीं पे गलती की है। ठीक है, ये मेन चीजें आप लोग को याद रखनी है और ये खास करके ये सूत्र याद रखना है। तो
तो चलिए अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग अपने क्वेश्चन देख सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी हम लोग को एल्गोरिथम का प्रयोग करके, एल्गोरिथम विभाजन का प्रयोग करके क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अब हम लोग समझेंगे कि एल्गोरिथम विभाजन का जो विधि होता है वो कैसा होता है। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेक्शन नंबर 1 है 135 और 225। यानी सीधी सी बात है, क्या है, संख्या है 225 और 135। यानी 135 से 225 को भागा देंगे। ठीक है, यही है 135 और 225। यानी सीधी सी बात है 135 जो है वो भाजक है। क्या है, भाजक। ठीक है, यानी बी है ये 135 और ये अगर ये भाजक है तो ये भाज्य है। ठीक, तो अब हम लोग सीधा पहले भागा देते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 135 यानी 1 हो जाएगा, यहाँ पे 135 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 9। यानी अगर भागफल क्या बचा हमारे पास, सॉरी शेषफल क्या बचा हमारे पास, 90 बचा। अब क्या करेंगे, देखिए 135 जो कि भाजक था, यानी 135 से हम लोग 225 को भागा दे रहे थे। अब 135 भागा जाएगा 90 से। ये जो हमारे पास शेषफल बचा था इसको अब हम लोग भाजक बना देंगे और 135 को भाजक से भाज्य बना देंगे। यानी 135 को अब हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा 90। तो यहाँ पे बच गया 5 और यहाँ पे बच गया 4। ठीक है, अब देखिए 45 क्या था हमारे पास, यहाँ पे शेषफल था। ठीक है, शेषफल को फिर से हम लोग भाजक बनाएंगे और ये जो 90 था उसको अब हम लोग भागा देंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 और यहाँ पे हो जाएगा 90। अब बच गया शेषफल 0। अब ये जो है ये खत्म हो गया यहीं पे, अब ये आगे नहीं जाएगा। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे सूत्र क्या था, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए क्या था, भाजक। ए हमारे पास पहले क्या था, ए हमारे पास पहले था 225। कितना था, 225। तो हम लोग लिखेंगे 225 बराबर बी क्यू प्लस आर। बी क्या था 135, क्यू था 1 और शेषफल बचा था 90। यानी 135 इंटू 1 प्लस 90। 135 इंटू 1 प्लस 90। एक बार था 225, दूसरे सिचुएशन में ए क्या था 135 और 135 को हमने किससे भागा दिया था, 90 से भागा दिया था। और हमारे पास भागफल क्या आया था 1 और हमारे पास शेषफल क्या था 45। ठीक है, 45। फिर तीसरे सिचुएशन में, इस सिचुएशन में हमने किसको भागा दिया था, तो 90 को भागा दिया था। यानी भाज्य क्या है 90, ए है 90 बराबर 90 को किससे भागा दिया था 45 से। यानी 45 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0। तो देखिए हमें निकालने के लिए कहा गया था एचसीएफ निकालने के लिए कहा गया था और कहा गया था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। यानी हम लोग एचसीएफ कैसे पहचानेंगे, जो हमारे पास लास्ट यहाँ पे बी बचेगा। यानी भाजक हमारे पास लास्ट क्या बच रहा है, बी, मतलब 45 बच रहा है, यही हो गया एचसीएफ। हालांकि हमें ये देख के समझ में आ रहा है कि लास्ट में जो हम किस संख्या से भागा दे रहे हैं, तो 45 से भागा दे रहे हैं, तो यही एचसीएफ होगा। लेकिन ये हमें करके दिखाना है ताकि जो आप लोग का एग्जामिनर है वो समझ सके कि हम किस आधार पर एचसीएफ 45 को कह रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का सेक्शन नंबर 1 है, इसका आंसर हो जाएगा 45। और कैसे हमें समझ में आया, जो लास्ट में बी बचा
लास्ट में बी बचा, भाजक बचा, उसी के आधार पर हम लोग एचसीएफ निकाल चुके हैं। तो ये बन गया सेक्शन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 का। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का सेक्शन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो है 196 और 38,220। ठीक है, यानी समझ में आ रहा है, सीधी सीधी बात है, 196 को 38,220 से हमें भागा देना है। तो जैसे नॉर्मली डिवाइड करते हैं उसी तरह पहले डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 196। 12 को 6 से भागा देंगे, सॉरी 12 को 6 से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6, यहाँ पे बच जाएगा 8, यहाँ पे बच जाएगा 1 और इस 2 को यहाँ पे लिख देंगे। तो फिर अब 196 को 1862 से भागा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भागफल में आ जाएगा 9। तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे आ जाएगा आप लोग का 1, यहाँ पे हो जाएगा 1764। ठीक है, अब 12 को 4 से माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आप लोग का 8 और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 0। अब 980, 196 को 980 से भागा देना है तो हम लोग डायरेक्ट 6 से दे देंगे, यहाँ पे आ गया 980। ठीक है, और यहाँ पे बच गया 0। तो अब देखिए, जैसे मैंने कहा था कि एचसीएफ क्या होगा, लास्ट में जो हमें भाजक मिलेगा यानी लास्ट में जो बी होगा वही एचसीएफ कहलाएगा। तो हमारे पास एक ही बी है, क्या है, वो है 96, 196। तो यही हो गया एचसीएफ। तो सेक्शन नंबर 2 का आंसर कितना मिल गया, 196। अगर हम लोग को लिखना है ए बराबर बी क्यू इंटू आर, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 38,220 ये क्या है, ए है, बराबर बी क्यू यानी 196 इंटू क्यू 196 इंटू 196 प्लस आर यानी शेषफल बच गया है 0। एचसीएफ लास्ट में जो भाजक बचता है जो बी होता है वही कहलाता है एचसीएफ, यानी 196 एक हो गया एचसीएफ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सेक्शन नंबर 2। अब चलिए बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 3। तो सेक्शन नंबर 3 में है 255 और 867, यानी जाहिर सी बात है 867 को हम लोग 255 से भागा देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, अगर 3 से करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 765, यानी यहाँ पे बच गया हमारा 2 0 और 1, 102। अब 102 है, अब 255 से तो 102 भागा नहीं जाएगा, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 102 जो हमारे पास शेषफल है उससे हम लोग भागा देंगे 255 को, सॉरी 255 को। तो यहाँ पे हो जाएगा भागफल में 2 यानी 402। यहाँ पे कितना बच गया, 151। अब 51 को 102 से भागा देंगे, भागा देने पर हो जाएगा, यहाँ पे अगर भागा देते हैं 2 से तो 102 आ गया। तो लास्ट में हमारे पास भाजक क्या बच रहा है, बी क्या बच रहा है, तो 51। ठीक है, 51 यानी ये हो गया एचसीएफ। अब इसको लिखना भी है तो हम लोग लिख लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ए क्या था, 867, ए क्या था 867, ओके सॉरी एक बार लिख लेते हो, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए हमारे पास था 867, बी था 255 इंटू 3 और शेषफल बचा था 102, यानी क्या हो गया 255 इंटू Q3 और R हमारे पास बचा था 102। अब दूसरे सिचुएशन में ए क्या था हमारे पास, किसको भागा दिया था हमने, 255 को भागा दिया था हमने। ठीक है, ये दूसरे सिचुएशन की बात कर रही हूं मैं। तो दूसरे सिचुएशन में हमने भागा दिया था 255 को, 255 को भागा दिया था। किससे भागा दिया था, तो 102 से भागा दिया था। 102 इंटू क्यू क्या था 2 और लास्ट में बचा था 51, 2 और लास्ट में बचा था 51। ठीक है, तीसरे सिचुएशन में किसको भागा दिया था, 102 को भागा दिया था और किससे भागा दिया था 51 और क्यू कितना था 2 था और लास्ट में शेषफल बचा हमारे पास 0। तो लास्ट में जो हमारे पास यहाँ पे बच जाता है बी, वही एचसीएफ कहलाता है। तो 51 हो गया
HCF। तो इसी तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो खत्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका है, और अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट में कमेंट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो सबसे पहले आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि 6q+1, 6q+3 और 6q+5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। इसके लिए सबसे पहले हमने जो सीखा था, जो हमें फॉर्मूला मिला था, वो फॉर्मूला क्या था? A बराबर BQ + R, और हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 6q+1। ठीक है, 6q+1, यानी साफ साफ समझ में आ रहा है B बराबर क्या है? B बराबर 6 है और R बराबर है 1। ठीक है, ये तो आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा। अब एक चीज मैंने आप लोग को ध्यान देने के लिए कहा था कि जो R होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होता है या फिर बराबर होता है। और एक बात आप लोग ध्यान रखिए, R जो है वो छोटा होगा B से। ठीक है, R जो है वो छोटा होगा B से, और यहाँ पे B क्या है? B है 6, यानी साफ साफ जाहिर है कि R जो है वो 6 से छोटा है। और यहाँ पे 6q+1, 6q+3 और 6q+5 है। तब हम लोग लिखेंगे कि R का संभव मान, जैसे कि यहाँ पे हमने ये समझ लिया कि R जो है वो 6 से छोटा है, तो अब क्या करेंगे? हर एक सिचुएशन में देखेंगे कि R का मान क्या हो सकता है, उस हिसाब से हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे, माना R का संभव मान, R बराबर सबसे पहले हम लोग ले लेंगे 1। ठीक है, R बराबर सबसे पहले ले लेंगे 1। तो यहाँ पे 6q+1 है, यानी R के जगह 1 हो जाएगा। यदि R बराबर 1 होगा तो हम लोग लिखेंगे, यदि R बराबर 1 तो A बराबर क्या हो जाएगा? A बराबर हो जाएगा BQ+R। B है हमारे पास 6 और Q+R, यानी 6q+1। फिर हम लोग लेंगे यदि R बराबर 2, ये दूसरा सिचुएशन, तो A बराबर क्या हो जाएगा? 6q+R, यानी R जो है BQ+R, B तो है 6, Q को Q ही रहने देंगे और R को है लिख देंगे 2, यानी 6q+2। फिर तीसरे सिचुएशन में जाएंगे, यदि R बराबर 3, तो A बराबर क्या हो जाएगा? 6q+3। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारे पास 6q+1, A बराबर 6q+1, A बराबर 6q+3, और हमें प्रूव करना है A बराबर 6q+5। तो हमें अब हम जाएंगे चौथे सिचुएशन में, यदि R बराबर 4, तो A बराबर BQ+R होगा, तो B तो है 6q+R, यानी 6q+4। फिर हम लेंगे यदि R बराबर 5, ये फिफ्थ सिचुएशन है, तो A बराबर क्या हो जाएगा? 6q+5। हमें ये वही प्रूव करना था कि कोई क्या कहा गया था? धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+5 के बराबर होता है कि नहीं? तो धनात्मक पूर्णांक 6q+5 के बराबर है, तो हमें यहाँ पे प्रूव हो गया कि 6q+1, 6q+3, 6q+5 धनात्मक विषम पूर्णांक है। और एक चीज कहा गया था कि जहाँ Q कोई पूर्णांक नहीं है, नहीं है, तो इसी तरह हमारे ये प्रूव होता है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब आप लोग क्या कर सकते हैं? आप लोग लिख सकते हैं कि 6q+1, 6q+3 और 6q+5 विषम क्या कहा गया था? धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो ये बन गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये ऐसे बनेगा, बहुत ही इजी था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 3 को सबसे पहले समझेंगे। तो क्वेश्चन में कहा गया कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों स्तंभों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन
उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 बनाया, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने एचसीएफ निकाला, अगर उसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं तो वो हमें आंसर मिल जाएगा और हमें समझ में आ जाएगा कि कितने मार्च कर सकते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे दो संख्या है 616 सदस्य और 32 सदस्य, यानी 32 को 616 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो यानी जाहिर सी बात है 616 को हमें भागा देना है। कितने सदस्य थे हमारे पास? 32। तो सबसे पहले देंगे 1 से, तो 32 11 से 2 जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 2 और 2 96। अब इसको 9 से करते हैं तो 18 यानी 8 28 हो जाएगा। ठीक है, 16 से 8 जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा 8। अब 32 तो अब 8 से बड़ा है, इसलिए अब 8 को हम लोग 32 से भागा देंगे यानी 4 यानी 32 0। अब देखिए एचसीएफ कैसे निकालना था, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी लास्ट में जो हमारे पास b बचेगा, लास्ट में जो हमारे पास b बचेगा वही एचसीएफ होता है। यानी लास्ट हमारे पास यहाँ पे क्या बचा है? 8 बचा है, तो जो एचसीएफ है वो 8 है। तो हमें क्या कहा गया था? जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, दोनों स्तंभों को सामने संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वह मार्च कर सकते हैं, यानी उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? तो 8। तो आप लोग लिख सकते हैं कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या है 8। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m और 3m+1 के बराबर हो सकता है। तो चलिए पहले देखते हैं, धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 4। हमें यहाँ पे संख्या दी गई थी, क्या क्या संख्या दी गई थी? 3m और 3m+1। ठीक है, ये दो संख्या हमें दी गई है। आप लोग को अगर एक बात याद होगा, मैंने एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक बात बताई थी कि जो यहाँ पे r होता है वो हमेशा बड़ा होता है 0 के या फिर बराबर होता है। और एक बात आप लोग को ध्यान रखना है कि r जो है वो हमेशा छोटा होगा b के, यानी b जो है वो बड़ा होगा r के। तो मैंने और एक सूत्र बताया था, आप लोग को सूत्र तो याद ही होगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे क्या है? 3m+1। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? देखिए बी क्यू प्लस आर और 3m+1 बिल्कुल सेम सेम लग रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे माना b बराबर 3, माना b बराबर 3। देख लो, तो पहले मैंने बताया कि b जो है वो r से बड़ा होगा, यानी r जो है b से छोटा होगा। तो अगर b का मान यहाँ पे मैंने 3 लिया है तो r का मान क्या क्या हो सकता है? r का मान हो सकता है 0, 1 या फिर 2, क्योंकि 3 से छोटा होगा r का मान। तो हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे यहाँ पे r का संभव मान क्या क्या हो जाएगा? 3 से छोटा, 0, 1 और 2। अब r के जगह हम लोग इन तीनों मानों को बैठा कर देखेंगे बारी बारी, तो हमें एक एक प्रूफ मिलते जाएगा। ठीक है, सबसे पहले 0 की बारी, तो लिखेंगे जब r बराबर, ये फर्स्ट सिचुएशन है। ठीक है, जब r बराबर हम लोग 0 बैठाएंगे तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, b कितना माना है हमें? 3। ठीक है, 3। अब q को q लिखेंगे। ठीक है, q को q लिखेंगे, बी क्यू प्लस आर, तो b के जगह 3, q के जगह q प्लस r क्या है यहाँ पे? 0। ठीक है, अब क्या करेंगे? हमें एक समीकरण मिल गया a बराबर 3q प्लस 0, यानी a बराबर 3q। 0 हमें लिखने की जरूरत नहीं है,
तो फिर क्या करेंगे, हम समीकरण के दोनों पक्षों में स्क्वायर बैठाएंगे, क्योंकि हमें धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यानी स्क्वायर को लेके इसको प्रूव करना है। तो आप लोग यहाँ पे रीजन दे सकते हैं कि समीकरण के दोनों पक्षों में स्क्वायर बैठाने पर, ये आप लोग रीजन दे दीजिएगा ब्रैकेट करके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे a बराबर a स्क्वायर हो जाएगा और 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो a स्क्वायर रहेगा और 3q का होल स्क्वायर 9q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, देखिए अब a स्क्वायर बराबर 9q का स्क्वायर, तो अब हम लोग क्या करेंगे, a स्क्वायर को a स्क्वायर लिखेंगे और 9q के स्क्वायर को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 3 इंटू 3q लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे स्क्वायर होगा, सॉरी। तो अगर 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 और 9q का स्क्वायर यानी 9q स्क्वायर को 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, a स्क्वायर को a स्क्वायर लिखेंगे और 3 को 3 लिखेंगे और 3q स्क्वायर को m लिख देंगे और हम लोग लिखेंगे कि जहां m बराबर 3q का स्क्वायर है। ठीक है, ये मान लेंगे हम लोग कि जहां m बराबर 3q का स्क्वायर है। तो देखिए हमें क्या प्रूव करने के लिए कहा गया था क्वेश्चन में कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3q या फिर धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होना चाहिए। तो एक तो हमने सिद्ध कर दिया 3m बराबर a स्क्वायर, यानी वो धनात्मक पूर्णांक के बराबर है। अब हम लोग जहां जैसे जब r बराबर 0 लिया था हमने, अब एक काम कर सकते हैं कि जब r बराबर 1 लेंगे। ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं, जब r बराबर 1 लेंगे। ठीक है, पहले 1 लेते हैं, जब r बराबर 1 तो a बराबर क्या हो जाएगा, bq प्लस r, b था हमारे पास 3q तो q रहेगा और r की जगह 1 बैठ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये जो हमें समीकरण मिल गया, अब इस समीकरण के भी दोनों पक्षों पर हम लोग स्क्वायर बैठाएंगे, ये आप लोग यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब a का स्क्वायर और 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसे हम लोग किस तरह विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब हम लोग क्या करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर को किस रूप में विभाजित करते हैं, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला आप लोग को पता ही होगा। तब 3q प्लस 1 के होल स्क्वायर को विभाजित करने के लिए हम लोग इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। a स्क्वायर तो a स्क्वायर रह जाएगा, अब a के जगह, यहाँ पे a के जगह 3q है, तो पहले क्या होगा a स्क्वायर, तो 3q का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9q का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2ab, 2 को 3q से गुना करेंगे तो 6q, फिर इंटू b करेंगे तो 6q को 1 से गुना करेंगे तो 6q ही आना है, तो 6q प्लस b स्क्वायर, b के जगह क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1। अब क्या करेंगे, देखिए a स्क्वायर को a स्क्वायर रहने देंगे। अब 9q स्क्वायर प्लस 6q के बीच हम लोग कॉमन लेंगे, कॉमन में क्या लेंगे, 3 कॉमन लेंगे। अब यहाँ पे अगर 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे बच जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस यहाँ पे बच जाएगा 2q प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे मैं समझाना चाहती हूँ इसको, ये q है, ओके, q है ये। अब देखिए, अब बहुत स्टूडेंट का कहना होगा कि ये हमने कैसे कॉमन लेके बनाया, तो देखिए यहाँ पे 9q का स्क्वायर प्लस 6q था, तो इस दोनों के बीच हमने 3 लिया। अब 3 को 3q स्क्वायर से गुना करेंगे, 3 को 3q स्क्वायर से गुना करेंगे तो 9q स्क्वायर आएगा, फिर 3 को 2q से गुना करेंगे तो 6q आएगा, तो सेम बात है। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि a स्क्वायर बराबर 3, अब 3q स्क्वायर प्लस 2q को हम लोग लिख लेंगे m और ये प्लस 1 रहेगा, और हम लोग यहाँ पे लिख देंगे जहां
जहां m बराबर 3q² प्लस 2q है। इसे आप लोग को लिखना है, ठीक है। यहाँ m बराबर 3q² प्लस 2q है। तो देखिए यहाँ पे प्रूव हो गया a² बराबर 3m और यहाँ पे प्रूव हो गया a² बराबर 3m प्लस 1। तो हमें क्या प्रूव करना था कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बराबर होना चाहिए 3m और 3m प्लस 1। तो हमने सबसे पहले r का मान 0 लिया था और यहाँ पे r का मान हमने 1 लिया और r का मान संभव मान यहाँ पे 0, 1 और 2 था। तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, 2 को लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस 2, क्योंकि bq प्लस r होगा। तो जब r बराबर 2 होगा, मैं समझा रही हूँ इसे, ये आप लोग खुद बना सकते हैं। जब r बराबर 2 होगा तो यहाँ पे 3q प्लस 2 हो जाएगा। फिर आप लोग समीकरण के दोनों पक्षों पर स्क्वायर बना लीजिएगा, फिर उसको सॉल्व करके आपका क्वेश्चन जो है 3m प्लस 1 ही आना है। तो ये आप लोग खुद ब खुद कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा है, और कुछ भी दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कहाँ कुछ दिक्कत होता है तो, या फिर इंस्टा में भी मैसेज करते हैं। इंस्टा का लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह बनेगा, थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में था धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, और धनात्मक पूर्णांक का घन यानी क्यूब। तो धनात्मक पूर्णांक का घन m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो वहां पे स्क्वायर था, स्क्वायर से प्रूव करना था। अब हम लोग क्यूब से प्रूव करेंगे कि धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वो बराबर होगा 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या लेंगे, लिखेंगे माना x एक धनात्मक पूर्णांक है। माना x एक धनात्मक पूर्णांक है। आप लोग समझ जाइए, हैंडराइटिंग थोड़ी खराब हो रही है मेरी बोर्ड पे। तो माना x एक धनात्मक पूर्णांक है। तो अगर x एक धनात्मक पूर्णांक है तो हम लोग लिख सकते हैं, अतः x जो है वो बराबर होगा, अतः बराबर होगा वो 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के बराबर होगा x, ठीक है। ये हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए हमें 3 संख्याएं मिल गई, 3q प्लस, सॉरी यहाँ पे 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, ठीक है। ये तीनों हमें मिल गया। अब हम इन तीनों के सहारे प्रूव कर सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट सिचुएशन में हम लोग लिखेंगे कि जब x बराबर 3q होगा, ठीक है, 3q होगा, तो वहां पे धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कहा गया था, इसलिए हमने दोनों समीकरण के पक्ष पे स्क्वायर बैठाया था। अब क्या करेंगे, इस समीकरण के दोनों पक्ष पे हम लोग क्यूब बैठाएंगे यानी घन बैठाएंगे। तो आप लोग को ब्रैकेट में लिखना है यहाँ पे कि समीकरण के दोनों पक्षों पर क्यूब बैठाने पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x लिखेंगे, क्यूब लिखेंगे और 3q का होल क्यूब, ठीक है। x क्यूब का तो x क्यूब ही हो जाएगा और 3q का होल क्यूब कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 27 क्यूब हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, x क्यूब बराबर 27q का होल क्यूब को हम लोग तो ऐसे भी लिख सकते हैं 9 इंटू 3q का क्यूब, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि 9 को अगर 3 से गुना करेंगे तो 27 आना है और q का क्यूब हो जाएगा। तो 27 q का क्यूब को हम लोग 9 इंटू 3q का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x
क्यूब बराबर 9। अब 3 क्यूब को हम लोग 3 क्यूब के क्यूब को हम लोग m लिख देंगे और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि जहां m बराबर 3 क्यूब का क्यूब है। अब देखिए प्रूव हो गया ना कि एक्स क्यूब बराबर 9m। हमें क्या प्रूव करना था कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है वो 9m के बराबर होगा। ये प्रूव हो चुका x बराबर 3 क्यूब से। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, x बराबर 3 क्यूब प्लस 1 लेंगे। 3 क्यूब प्लस 1, तो एक काम करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे जब x बराबर 3 क्यूब प्लस 1। ठीक है, अब समीकरण के दोनों पक्षों पर सेम करेंगे, समीकरण के दोनों पक्षों पर हम लोग क्यूब बैठाएंगे। x क्यूब बराबर 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब हो गया। अब देखिए, अब बात आती है कि इस समीकरण को हम आगे कैसे बढ़ाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता है कि a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। ठीक है, तो a प्लस बी के क्यूब को अगर हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो 3 क्यूब प्लस 1 को अगर इसी तरह से विभाजित करके लिखे तो हमें समीकरण आगे मिल जाएगा। तो इसी तरह करेंगे x क्यूब। अब देखिए सबसे पहले क्या है, a क्यूब, a की जगह यहाँ पे क्या है 3 क्यूब, तो 3 क्यूब का क्यूब कितना हो जाएगा, सॉरी 3 क्यूब का क्यूब कितना हो जाएगा 27 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, a स्क्वायर, पहले a स्क्वायर करते हैं, 3 क्यूब का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा 9 क्यूब स्क्वायर, फिर 9 क्यूब स्क्वायर को 3 से गुना करेंगे तो 27 क्यूब स्क्वायर, फिर b से गुना करेंगे यानी 1 से गुना करेंगे तो 27 क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान से समझना है। फिर क्या है 3ab का स्क्वायर। अब देखिए b का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, वो तो पता ही है हमें। अब यहाँ पे बात आती है 3a, तो 3 को 3 क्यूब से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी x क्यूब बराबर। अब देखिए इन तीनों में हम लोग लेंगे कॉमन में क्या आ जाएगा, कॉमन में हम लोग ले लेंगे 9 लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा, 3 क्यूब का क्यूब बच जाएगा, यहाँ पे भी बच जाएगा 3 क्यूब का स्क्वायर और यहाँ पे बच जाएगा, देखिए 6 क्यों नहीं होगा, सॉरी मैंने गलती की है, यहाँ पे है b स्क्वायर और 3a, तो 3a यानी 3 क्यूब को 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 9 होगा। ठीक है 9, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ क्यूब प्लस 1। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x क्यूब बराबर 9 और इसको हम लोग m मान लेंगे m और प्लस 1 ही रहेगा, और हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि जहां, ये आप लोग को लिखना जरूरी है कि जहां m बराबर 3 क्यूब का क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस q है, ये आप लोग को लिखना जरूरी है। देखिए यहाँ पे m बराबर 3 क्यूब का होल क्यूब आ गया, सॉरी यहाँ पे x का क्यूब बराबर 9m आ गया, यहाँ पे x क्यूब बराबर 9m प्लस 1 आ गया। अब हमें प्रूव करना बचा है कि x क्यूब बराबर 9m प्लस 8, और हमारे पास यहाँ पे और एक है 3 क्यूब प्लस 2। अब लेंगे जब x बराबर 3 क्यूब प्लस 2, अब हम लोग लेंगे कि जब x बराबर 3 क्यूब प्लस 2, 3 क्यूब प्लस 2, अब क्या करेंगे समीकरण के, ये आप लोग को हर जगह लिखना है, ठीक है, समीकरण के दोनों पक्षों पर घन देने पर, ठीक है, ये आप लोग को लिख लेना है, समीकरण के दोनों पक्षों पर घन देने पर। तो देखिए x बराबर x क्यूब, सॉरी मतलब x का x क्यूब हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 2, 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। जैसे हमने इसे डिवाइड किया था, मतलब इसे
विभाजित किया था, इसे भी बिल्कुल इसी तरह विभाजित करेंगे। तो इसको डिवाइड करते हैं। तो चलिए 3q प्लस 2 का होल क्यूब। तो सबसे पहले क्या है a क्यूब, 3q का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 3 को अगर 3 का क्यूब कितना होता है 27 क्यूब, ठीक है। फिर है 3a² b। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 3 को b से गुना करते हैं, 3 को b से गुना करेंगे तो 6 आएगा। और फिर a की जगह क्या है यहाँ पे 3q, तो 3q का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 6q का स्क्वायर। तो 6 को 6 के साथ गुना करेंगे तो 36q²। तो यहाँ पे हो जाएगा 36q²। अब देखिए 3ab² यानी 2 का स्क्वायर 4, फिर 4 को लिख लेते हैं 4, और फिर क्या है 3 को a से यानी 3q से गुना करेंगे तो 9q, तो 4 को 9q से गुना करेंगे तो 36q। तो 36q प्लस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, b का क्यूब यहाँ पे हो जाएगा 8, ठीक है। अब देखिए क्या कर देंगे हम लोग, इन तीनों के बीच लेंगे कॉमन में क्या लेंगे, कॉमन में लेंगे 9। तो यहाँ पे क्या क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 3q का क्यूब, यहाँ पे बच जाएगा 4 बच जाएगा q का स्क्वायर, और यहाँ पे बच जाएगा यहाँ पे बच जाता है आप लोग का 4q प्लस 8, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x³ बराबर 9, और इसको हम लोग, इस पूरे को हम लोग मान लेंगे m, तो m प्लस 8। आप लोग को यहाँ पे लिख लेना है कि जहां m बराबर इतना होगा, इतना, ये आप लोग को लिख लेना है, ये आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह हमारा ये एक्सरसाइज खत्म होता है। आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा। मैं बार बार कह रही हूँ कि कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे साथ बने रहने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए।